चैनल आई एम एनसीईआरटी क्लास भारतीय। दोस्तों आज हम देखेंगे बहुपद क्लास 10 तक विषय मैथ, जिनका सामान्य परिचय रहेगा कि बहुपद के जो अंदर छोटी छोटी परिभाषा है, घात है, प्रकार है। तो हम बहुपद को एक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास तक पूरा कवर करेंगे और इनके अंदर 9th के अंदर जो यूज हुआ उनको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले पहले हम देखेंगे बहुपद पढ़ने से पहले दोस्तों पहले हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो पहले पहले दोस्तों परिभाषा आपकी रहेगी बीजीय व्यंजन। दोस्तों बीजीय व्यंजन किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजन के लिए आपके पास तीन बातें याद रखनी चाहिए। पहले पहले आपके पास है सर, दूसरी बात राशि है, उसका नाम है असर राशि। बीजीय व्यंजन की परिभाषा के लिए दोस्तों तीन बातें याद रखनी, सर राशि, असर राशि और तीसरी बात है वो दोस्तों है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया। तो दोस्तों सर, असर और गणितीय संक्रिया, इन तीनों के द्वारा निर्मित जो व्यंजक होगा दोस्तों उसे आप बीजीय व्यंजन कहते हैं। अब हमारी बात रहेगी सर कौन सी? सर के अंदर पास पाएंगे एबीसीडी के अक्षर। तो जब आप एबीसीडी के वर्ण होंगे उनको आप सर राशि बोलोगे, जैसे कि आप पास एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई और जेड, इनको आप सर राशि बोलोगे। और असर राशि के अंदर कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, जैसे कि जैसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, शून्य हो सकता है, इस प्रकार अनंत सारी कोई भी संख्या हो सकती है। और गणितीय संक्रिया के अंदर जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो आप दोस्तों सर राशि, असर राशि और गणितीय संक्रिया, इन तीनों की क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित व्यंजक होगा दोस्तों उस व्यंजक को आप बीजीय व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है? सर, असर एवं गणितीय संक्रिया एवं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, सर, असर एवं गणितीय संक्रियाएं की क्रियाओं द्वारा की क्रियाओं द्वारा जो निर्मित व्यंजक होगा, द्वारा निर्मित व्यंजक व्यंजक को दोस्तों बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो दोस्तों बीजीय व्यंजक की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी कि सर, असर और गणितीय संक्रिया, इन तीनों की क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित व्यंजक होगा दोस्तों उसे आप बीजीय व्यंजन कहते हैं। इसके लिए उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे कि मैंने कोई x लिया, ये सर राशि है, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लेना चाहता हूं, मैंने प्लस लिया। अब कोई भी असर में लिख दूं, 2x+2 एक बीजीय व्यंजन है। यहाँ पर x-1+2 लिखूंगा तो भी आप इनको बीजीय व्यंजन बोलोगे, और y+2 लिखूंगा तो भी आप इनको बीजीय व्यंजन। यहाँ पर असर राशि कितनी भी हो सकती है, कोई वैल्यू नहीं रखेगा, और सर राशि कितनी भी हो सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना भी हो सकता है। इस तीनों के द्वारा जो निर्मित व्यंजक होगा दोस्तों उसको आप बीजीय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अगली परिभाषा आपकी बनती है बीजीय व्यंजन के बाद अगली जो परिभाषा बनती है दोस्तों वो है बहुपद की। अगली परिभाषा में आपको बहुपद की दूंगा। बीजीय व्यंजन की परिभाषा के बाद दोस्तों आपके पास बहुपद, और बहुपद पढ़ने से पहले थोड़ा पहले उनको देख लीजिए कि सरल समीकरण किससे करते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले दोस्तों समीकरण का थोड़ा ज्ञान ले लें। तो समीकरण किससे कहते हैं? यदि किसी बीजीय व्यंजन के अंदर इक्वल का सिंबल, यदि बराबर का सिंबल आपको दिखाई देता है दोस्तों, तो उस बीजीय व्यंजन को समीकरण कहते हैं। तो आप लिखोगे ऐसा बीजीय व्यंजन, ऐसा बीजीय ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का जिसमें बराबर का सिंबल हो उसे समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, उसे दोस्तों समीकरण कहते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजन जिसके अंदर इक्वल का सिंबल हो उस बीजीय व्यंजन को दोस्तों समीकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं देखना चाहता हूं, जैसे उदाहरण में
जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर मैंने बीच में लिखा x+2, यहाँ पर मैं बराबर का सिंबल लगा दूं, इक्वल का सिंबल लगा दूं और यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखूं, जैसे मैंने 5 लिखा, तो आप इसको क्या बोलोगे? समीकरण। यानी किसी भी बीजीय व्यंजन के अंदर जब बराबर का सिंबल आ जाएगा दोस्तों, उस बीजीय व्यंजन को आप समीकरण कहते हैं। अगली परिभाषा दोस्तों, समीकरण के बाद जो अगली परिभाषा रहेगी वो रहेगी आपके असमीकरण। दोस्तों असमीका किसे ऐसा बीजीय व्यंजन जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन तीनों का सिंबल हो, ऐसा बीजीय व्यंजन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसा दोस्तों बीजीय व्यंजक जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल हो, का सिंबल हो, उसे असमीका कहते, असमीका कहते। यानी ऐसा बीजीय व्यंजन जिसके अंदर या तो ग्रेटर लेस देन का सिंबल हो, या तो ग्रेटर देन का सिंबल हो, या ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी हो सकता है। केवल इक्वल होगा तो आप उसको समीकरण बोलोगे, यानी ग्रेटर देन के साथ इक्वल या लेस देन के साथ इक्वल होगा तो भी आप उनको असमीका भी बोलोगे और समीकरण भी बोलोगे। तो इसका उदाहरण में देखिए, इसका उदाहरण कैसे रहेगा दोस्तों? इसके लिए उदाहरण में देखिए, जैसे कि मैंने ये बीच में लिखा x+2, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगा दे रहा हूँ 2, इस प्रकार के बीच व्यंजन को आप असमीका कहते हैं। दूसरा एग्जांपल y+2, यहाँ मैं लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगा दूं और यहाँ पर 5 दे दूं, तो आप इक्वल का भी सिंबल चाहते हैं और ग्रेटर देन का भी सिंबल चाहते हैं, इस प्रकार आप इनको क्या बोलोगे दोस्तों? असमीका बोलोगे। तो समीकरण हुआ आपके पास, असमीका की परिभाषा हुई और बीजीय व्यंजन की परिभाषा हुई। देख लीजिए एक बार अगली परिभाषा। अगली परिभाषा दोस्तों रहेगी आपके पास सर्वसमीका। इस सर्वसमीका किसे कहते? अगली परिभाषा दोस्तों रहेगी आपके पास सर्वसमीका। सर्वसमीका किसे कहते? सर्व ऐसा समीकरण सर्वसमीका के अंदर आपके पास आएगा दोस्तों, ऐसा समीकरण जो अपने सर राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। कैसे देखिए, जैसे कि मैंने दोस्तों x+1 लिखा बराबर 2 लिखा, ये आपके पास एक समीकरण। ये समीकरण यदि x की प्रत्येक मान के लिए, फॉर ऑल x के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए यदि सत्य, सत्य का अर्थ है x का कोई भी यदि मान रखो, उसके राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष का मान बराबर आ जाएगा, इस समीकरण को दोस्तों आप सर्वसमीका। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, इसलिए आप इसको समीकरण बोलोगे, सर्वसमीका नहीं बोलोगे। सर्वसमीका कौन सी? x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। दोस्तों ये ऐसा समीकरण है जो अपने x के प्रत्येक मान में, यहाँ पर x और y की कुछ भी वैल्यू रखूं, राइट पक्ष रखूं फिर लेफ्ट पक्ष में और दोनों का मान बराबर आएगा। आप कोई भी x फॉर ऑल x और y जो बिलोंग करता है और रियल नंबर से बिलोंग करता है, आप x और y से कोई भी वैल्यू रखिए, राइट पक्ष में रखिए, लेफ्ट पक्ष में रखिए और यदि दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा किसी भी वैल्यू के अंदर, तो आप उस समीकरण को सर्वसमीका कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसकी परिभाषा, सर्वसमीका की क्या परिभाषा कहती है? ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जो प्रत्येक सर, जो प्रत्येक सर राशि के लिए सत्य है, सत्य, प्रत्येक सर राशि के लिए सत्य हो, इसका अर्थ है उसकी प्रत्येक सर राशि के लिए कोई भी आप x का मान हो, उसके राइट और लेफ्ट पक्ष का बराबर आओ, एक सत्य हो, राशि के लिए सत्य हो, उससे आप सर्वसमीका कहते हैं। उसे सर्वसमीका, सर्वसमीका कहते हैं। उसके लिए एग्जांपल में देखिए कौन सी सर्वसमीका, एग्जांपल में देखिए जैसे कि लिखा मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी इसकी सर्वसमीका होती है x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर।
तो आप इनको दोस्तों सर्वसमीका बोलोगे, क्योंकि ये ऐसा समीकरण है जो अपने x और y के प्रत्येक मान के लिए राइट का पक्ष और लेफ्ट का पक्ष बराबर ही देगा। आप कोई भी x की वैल्यू रखो, राइट पक्ष रखो, लेफ्ट पक्ष रखो, आपका आंसर बराबर आएगा। इसलिए इस समीकरण को दोस्तों सर्वसमीका कहते हैं। अब ये सर्वसमीका होने के बाद अब हमें अगली परिभाषा जो बनती है दोस्तों, वो हमारे चैप्टर की परिभाषा बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा बीजीय व्यंजक होगा जिसको बहुपद कहते हैं? बीजीय व्यंजक के बाद समीकरण की अलग पहचान हुई, असमीका की अलग पहचान हुई, सर्वसमीका की अलग पहचान हुई। अब हम किस बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। उसकी क्या परिभाषा बनती है दोस्तों, देखिए अगली परिभाषा दोस्तों आपकी बनती है बहुपद की परिभाषा। बहुपद किसे कहते? बहुपद के लिए सर, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान देना। सर, असर एवं सर की ऋणोत्तर घातांक, ये बात ध्यान रखना। सर की ऋणोत्तर घातांक, ऋणोत्तर ऋणोत्तर क्या है? माइनस की घात में, ऋणोत्तर घातांक के जोड़ बाकी गुणा और और भाग की क्रियाओं द्वारा की क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यंजक, निर्मित व्यंजक को दोस्तों बहुपद कहते, निर्मित व्यंजन को दोस्तों बहुपद कहते हैं। तो सर, असर और सर की ऋणोत्तर घातांक जोड़ बाकी गुणा भाग की क्रियाओं के द्वारा निर्मित जो बीजीय व्यंजनों का दोस्तों, उनको आप बहुपद कहते हैं। अब हम बहुपद की डेफिनेशन तो सिंपल है, लेकिन बहुपद किस बीजीय व्यंजन को आप बहुपद बोलोगे उसकी पहचान कैसे की जाती है, और आप यहाँ पर लिखोगे। दूसरी बात, इसको सामान्यतः बहुपद को सामान्यतः जो डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है सामान्यतः px द्वारा व्यक्त किया जाता, व्यक्त किया जाता, बहुपद को सामान्य px के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुपद है, उसको सामान्यतः px के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला इसके लिए जो इसके लिए मैं एग्जांपल ले देता हूं पहले। जैसे कि मैंने लिखा px बराबर कोई भी बीजीय x प्लस, इसको आप बहुपद बोलोगे, परंतु ये बात आपको ध्यान रखनी है, परंतु px बराबर यदि वर्गमूल x प्लस 2 होगा, इसको आप बहुपद नहीं, परंतु यह बहुपद नहीं। अब आप इनको बहुपद बोला है, लेकिन इसमें बहुपद बोलो, तो इसमें आपको क्या खास बात नजर आ रही है कि इस नीचे वाले को बीच में से तो बहुपद बोल दिया, लेकिन ऊपर वाले को नहीं बोला। अगली हमारी जो डेफिनेशन वो रहेगी कि बहुपद की पहचान करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो अगली हमारी बहुपद की पहचान देखिए। अगली दोस्तों रहेगी बहुपद की पहचान, कि बहुपद की पहचान कैसे की जाए। बहुपद की पहचान दोस्तों, बहुपद की जो पहचान है वो कैसी है? बहुपद की पहचान के लिए आपको तीन बातें याद रखनी। पहली बात याद रखनी कि सर की घात, जो एक्स वाई जेड है, सर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। सर की घात पूर्णांक भी होनी चाहिए, पूर्णांक के अंदर धनात्मक होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है पूर्णांक के अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों संख्या शामिल होती है। यहाँ पर आपको धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात आपको इसमें होना चाहिए कि पदों की संख्या सीमित, पदों की संख्या सीमित, सीमित पदों की संख्या दोस्तों सीमित होनी चाहिए। तीसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कि जो गुणांक है सर का, गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, होनी। तो ये तीन बातें दोस्तों आपको याद रखनी। किसी भी बीजीय व्यंजन के पद की पहचान, सॉरी उसके बहुपद की पहचान के लिए सर के घात धनात्मक होनी चाहिए, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, और गुणांक कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए आप इसको देखिए। जैसे कि मैंने लिखा
वर्गमूल x प्लस, तो ये एक बहुपद नहीं है। x माइनस वन प्लस टू, ये एक बहुपद नहीं है। यहाँ पर मैं कोई भी संख्या जैसे कि 3x प्लस 4 और इसके पीछे डॉट और ये चलता रहता है, तो ये सीमित नहीं है। इस प्रकार के बीजगणित जिनको भी आप बहुपद नहीं बोलोगे तो आप देखोगे यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान के लिए यहाँ पर आप देखिए x के ऊपर वर्गमूल है और वर्गमूल का अर्थ होता है सो दोस्तों घात 1/2, तो धनात्मक तो है लेकिन इंटीजर नंबर नहीं। यहाँ पर x की घात -1 है तो ये एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्णांक में धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। यहाँ पर पदों की संख्या सीमित नहीं है, पदों के इस बहुपद के पीछे 3 डॉट नहीं उसके पीछे और भी पद है, आपके लास्ट का पद बताया नहीं है, पदों की संख्या सीमित नहीं है। इस प्रकार के बीज विभेदन को भी आप बहुपद नहीं बोलोगे। यहाँ पर आपके पास 10th क्लास में सामने दो बातें ध्यान रखनी है कि पदों की संख्या जो सर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, एक ही बात, बाकी के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, ये 10th क्लास का तक यूज है नहीं। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, वही बीज विभेदन एक बहुपद होगा, अन्यथा आप इनको केवल बीज विभेदन ही बोलोगे, बहुपद नहीं बोलोगे। तो बीज विभेदन की परिभाषा से बहुपद की परिभाषा से हमें ये पता चला कि यदि सर की घात धनात्मक पूर्णांक है उसी बीज विभेदन को आप बहुपद बोलोगे, अन्यथा उस बीज विभेदन को बहुपद नहीं बोला जाता। अगला देखिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए, अगले रहेगी दोस्तों बहुपद के पदों की पहचान कैसे की जाती है, कि आप कैसे बताओगे इस बहुपद के अंदर इतने पद हैं, इस बहुपद के अंदर इतने पद हैं। तो अगला दोस्तों रहेगी बहुपद के पद। अगला दोस्तों आपके रहेगा बहुपद के पद। बहुपद के पदों का निर्धारण कैसे किया, देखिए दोस्तों बहुपद के पद, बहुपद के पद के लिए मैं एग्जांपल के लेना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने लिखा तो यहाँ पर आप माइनस और प्लस की संख्या के साथ उसमें आपको यह देखना है कि उस बहुपद के अंदर माइनस के कितने सिंबल है और प्लस के कितने सिंबल, प्लस और माइनस की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर उसके पद का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 2 प्लस माइनस 4। आप देखिए इस बहुपद के अंदर, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 3y। अब इसमें आप देखिए माइनस और प्लस की टोटल संख्या कितनी है, 1 और 2, आपको दो संख्या नजर आ रही है, इसका अर्थ है आप ये कहोगे इसमें जो पद है, पद होंगे दोस्तों माइनस और प्लस की संख्या से एक ज्यादा है। यहाँ पर माइनस और प्लस की संख्या 2 है तो पदों की संख्या दोस्तों आप कितनी लिखोगे, 3 लिखोगे। इसका अर्थ है आप ये बात याद रखना हमेशा, प्लस व माइनस की कुल संख्या, प्लस व माइनस की कुल संख्या से एक अधिक, एक अधिक संख्या उस उस बहुपद का, बहुपद की पदों की संख्या होगी। तो आपको ये दोस्तों याद रखना कि बहुपद के अंदर कितने पद होंगे, तो आपको क्या करना उस बहुपद के अंदर माइनस प्लस काटना। तो यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस है नहीं, प्लस की संख्या 2 है तो बहुपद के पद कितने होंगे, 3। तो माइनस और प्लस की कुल संख्या से एक अधिक संख्या उस बहुपद की पद की संख्या हो। एक एग्जांपल और देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 3x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 2x। तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर बहुपद के अंदर पद कितने होंगे, तो इसमें आप माइनस और प्लस की संख्या काम करो 1 2 3, तो दोस्तों इसके अंदर जो पद होंगे वे कितने होंगे, 4 पद होंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। दोस्तों आपको ये याद रखना किसी भी बहुपद के अंदर जो पद होता है वो माइनस और प्लस की संख्याओं पर निर्भर करेगा। माइनस और प्लस की संख्या जितनी आप है उसमें से एक जोड़ दो उतने ही उस बहुपद के अंदर पद होंगे। यहाँ पर माइनस और प्लस की संख्या 3 है, आप कहोगे इसके अंदर दोस्तों पद है एक अधिक करते हैं 4 पद हो जाएंगे। इस प्रकार बहुपद के पदों की पहचान की जाती है। अगला देखिए दोस्तों बहुपद के लिए जो अगली हमारी परिभाषा रहेगी बहुपद से रिलेटेड, बहुपद की गुणांक का निर्धारण कैसे किया जाता है। अगला दोस्तों रहेगा बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक कैसे बताएं, बहुपद में जो सद राशि है
उसका गुणा का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये आपने सब 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, बहुपद का गुणा। किसी सर राशि, गुणांक हमेशा सर राशि का बताया जाता है। किसी सर राशि में, किसी सर राशि के गुणा, किसी सर राशि के गुणा में जो असर है, जो किसी सर राशि के गुणा में असर और सर को उस सर का गुणांक कहते, उस सर का गुणांक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप, इसको एग्जांपल से क्लियर होगा कि जैसे कि मैंने बहुपद लिखा 3x² y + 2, यहाँ पर ये बोलूंगा y का गुणांक। इसका अर्थ हो गया कि y के गुणा में कौन सा सर और असर है, 3x²। इसका अर्थ है इस y का गुणांक बना 3x²। अगला मैं एक एग्जांपल और लेना चाहता हूं, जैसे कि मैंने 3x + 2y, यहाँ पर मैं बोलूंगा y का गुणांक। दोस्तों यहाँ पर जो y का गुणांक रहेगा वो दोस्तों 2 रहेगा, क्योंकि y के साथ जो गुणा हो रहा है केवल और 2 का ही हो रहा है। इस प्रकार आप बहुपद के गुणांक बता सकते हैं कि उस जिस बहुपद के आपको गुणांक बचा उसमें किस सर राशि का बचा है, आपको वो सर राशि देखनी है और फिर वो देखना कि उस सर राशि के गुणा में कौन सी चीज। यदि आपको इस प्रकार पूछ लें और इस प्रश्न के अंदर ऐसा पूछ लें कि z का गुणांक, लेकिन यहाँ पर z हालांकि यूज नहीं है, इसका अर्थ है आप गुणांक क्या लगोगे दोस्तों, 0 लगोगे। किसी भी सर राशि का आपको गुणांक पूछना है, यदि वो सर उस बहुपद के अंदर उपस्थित नहीं है तो उसका गुणांक आप 0 लगोगे। एक और एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं, x - 1 प्लस x - 1 और -1, यहां पर मैं ये लिखूंगा y का गुणांक। दोस्तों y का, तो y का गुणांक है, y के पास कुछ भी नंबर नहीं, इसका अर्थ 1 है और 1 किसका रहेगा, माइनस का। और यदि मैं x का गुणांक लिखूंगा दोस्तों, x आगे की है, इसका अर्थ x के पास कुछ नहीं 1 है और वो 1 आपके पास कोई सिंबल नहीं, इसका अर्थ 1 किसका है, प्लस का। इस प्रकार y का गुणांक -1 हुआ और x का गुणांक +1 हुआ। तो इस प्रकार आपके पास गुणांकों का निर्धारण किया। अगली परिभाषा देखिए दोस्तों, अगली जो परिभाषा रहेगी आपके पास बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे होती है, बहुपद की घात। दोस्तों बहुपद की घात का निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुपद की घात के लिए किसी बहुपद में सर की अधिकतम घात, सर की अधिकतम, ये बात हमें सावधान रखना, अधिकतम। किसी बहुपद में सर यदि आपको घात बतानी है तो आपको ये देखनी है कि उस सर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में सर की अधिकतम घात को, पावर को उस बहुपद की, उस बहुपद की घात का दे, उस बहुपद की दोस्तों घात का दे। इसके लिए एग्जांपल देखिए, किसी भी सर, जो उस सर का अधिकतम पावर है वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी दोस्तों, घात कहलाएगी। जैसे कि देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में देखिए दोस्तों, बहुपद की घात का एग्जांपल, बहुपद की घात का एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा 3x² प्लस, आपको ये देखना है इसमें सर के ऊपर अधिकतम घात कितनी है। इस सर के ऊपर x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 1 है, इसका अर्थ अधिकतम कौन है, 2। इस बहुपद की घात कितनी होगी। एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, 3 प्लस y की घात, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें घात कितनी हो जाएगी। एक और बहुपद लेना चाहते हैं, 3x² प्लस 4x³। दोस्तों इसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अधिकतम कितना है, 3, तो इसका अर्थ है दोस्तों इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी और इस बहुपद की घात 2। इस प्रकार आपके पास घात का, वापस देखिए आपके पास घात का निर्धारण करने के लिए आपको क्या देखना है, ऐसा सर देखना जिस पर अधिकतम घात लिखी है। तो यहाँ पर मैंने x को देखा 2 लिखा हुआ, y को देखा 1 लिखा हुआ, इसका अर्थ अधिकतम कौन है, 2, तो घात 2 होगी। यहाँ पर सर लिखा हुआ अधिकतम, इसका अर्थ घात से होगी। यहाँ पर 2 3 लिखा हुआ, इसका अर्थ अधिकतम कौन है, 3, तो घात कितनी होगी दोस्तों, 3। इस प्रकार घात के निर्धारण। अगला दोस्तों है दोस्तों बहुपद का मान। देखिए दोस्तों बहुपद का मान कैसे बताया जाता है। किसी भी
बहुपद का मान का निर्धारण आप कैसे करते हैं? तो मान के निर्धारण के लिए माना x बराबर k पर px का मान, माना आपके पास x की कुछ वैल्यू है k और एक बहुपद है px है, और इस px में x बराबर k पर आपको वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू क्या आएगी, आप x की px के अंदर x की जो वैल्यू है k वो रखोगे, x की जगह k रखोगे तो आपके पास pk आएगा। तो pk का मान pk होगा। किसी भी बहुपद के अंदर x बराबर k पर px की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी, x की जगह आप k रखो, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो उस बहुपद का मान बताएगा। इसके लिए दोस्तों आप एग्जांपल में देखिए, मान लो आपके पास एक बहुपद है px बराबर x + 1। तो इस बहुपद के अंदर यदि आपको कोई बोले x बराबर स पर मान बताओ, तो आपको क्या करना है, उस बहुपद के अंदर x बराबर स रख देना। तो p 6 बराबर 6 + 1 आएगा और इसकी वैल्यू 7 आएगी। इस प्रकार दोस्तों x बराबर स पर इस बहुपद की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है। इस प्रकार आप किसी भी बहुपद की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप किसी भी बहुपद की वैल्यू निकालनी है, यदि आपको x बराबर स पर रखना है, निकालना स्टार्ट है, आप x की जगह स रखिए और जो आंसर आएगा वो उस स पर उस बहुपद का मान होगा। अगला रहेगा दोस्तों बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद का मानक रूप का निर्धारण कैसे किया जाता है, देखिए अगला रहेगा बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, दोस्तों बहुपद का मानक रूप कैसे बताया जाता है, किसी भी बहुपद का मानक रूप का अर्थ है यदि किसी बहुपद में पदों को सरल राशि के घटते क्रम, यदि किसी बहुपद के आप पदों को इस प्रकार अरेंज कर रहे हो तो उसमें उस पद को पहले लिखा है जिस पर सर की अधिकतम घात है और धीरे धीरे आप सर को घटती हुई घातों के रूप में लिखते हो। सर राशि के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त बहुपद उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। दोस्तों किसी भी बहुपद का यदि आपको उस बहुपद का मानक रूप कहते, उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यदि किसी दोस्तों आप किसी भी बहुपद का मानक रूप बताना है तो आप क्या करोगे, उस बहुपद में सर को घटती हुई घातों के रूप में लिखोगे और इस प्रकार अरेंज करोगे, उस बहुपद का मानक रूप प्राप्त होगा। जैसे कि एग्जांपल में लेना, मान लो आपके पास एक बहुपद है 4x + 6x² + 5x घात 3। तो इस बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा, मानक रूप का अर्थ है इस बहुपद का पहले वो पद लोगे जिसकी घात अधिकतम है, यानी 5x घात 3 पहले लोगे, फिर उससे कम घात वाला कौन है 4x² है, फिर उससे कम घात वाला कौन है 4x है। यानी आप किसी भी बहुपद को सर राशि के घटते हुए घातों के रूप में लिखोगे, इस प्रकार प्राप्त बहुपद उस बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। इस प्रकार देखिए बहुपद का मान और बहुपद का मानक रूप। अगली क्लास में आएगा बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों देखिए बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, दोस्तों बहुपद का जो प्रकार है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा कि आप बहुपद का प्रकार घातों के आधार पर कर रहे हो या पदों के आधार पर कर रहे हो। तो बहुपद के प्रकार का डिसाइड दो आधार पर किया जाता है। पहले प्रकार आप दो प्रकार, एक पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, या किसी बहुपद के जो प्रकार देख रहे हो वो पदों के आधार पर देख रहे हो या घात के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा रहेगा घात के आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद के जो प्रकार है दो बातों पर डिपेंड करेगा, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। तो पहले आप देखोगे पदों के आधार,
पदों के आधार पर कैसे बताया जाता है? पदों के आधार, बहुपद का प्रकार पदों के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का अर्थ है यदि ऐसा बहुपद जिसके अंदर ओनली फॉर वन पद है, यदि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या एक हो। यदि किसी बहुपद के अंदर पदों की संख्या दोस्तों एक होती है, उस बहुपद को आप एक पदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल दे देखिए, 4x लिखा, 5x लिखा, 6x प्लस आप यदि 7x लिखोगे, इनको भी एक पद बोला जाता है क्योंकि ये दोनों पद समान हैं। ये दोनों पद कैसे समान? तो समान किसी भी बहुपद के अंदर एक से अधिक समान पद है तो उनको एक पद बोला जाता है, और इसको आप जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13x आ जाएगा। तो इस प्रकार ये एक पद है। एक पद का निर्धारण, ये एक पद का उदाहरण है, ये एक पद का उदाहरण है। यहाँ पर मैंने 6x प्लस 7x लिखा, इसमें भी पदों की संख्या एक है क्योंकि 6x और 7x दोनों समान संख्या, दोनों समान पद है और समान पद आपस में जुड़ के एक पद प्राप्त होगा। इस प्रकार 13x इस बहुपद का एक पदी का उदाहरण है, और 4x भी इस बहुपद का एक पदी है, और 5x भी एक पदी का। अगला देखिए द्विपद। दोस्तों अगला है बहुपद के प्रकार के अंदर पदों के आधार पर जिसके अंदर दूसरा रहेगा द्विपदी। दूसरा जो प्रकार रहेगा दोस्तों द्विपदी बहुपद। द्विपदी दोस्तों ऐसा बहुपद यहाँ पर रहेगा, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या दो, पदों की संख्या दो हो, उसे आप द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये बात हमेशा आप दोस्तों ध्यान रखना, एक पदी और द्विपदी में जो पद समान होते हैं उनको एक पदी काउंट किया जाता है, न कि दो पद। एग्जांपल में देखिए, जैसे 4x प्लस 7y, यहाँ पर ये दोनों पद समान हैं, इसका अर्थ है यहाँ पदों की संख्या दो होगी। लेकिन यदि मैं इस प्रकार का लिखूंगा 7x स्क्वायर, तो ये दोनों पद समान हैं, तो ये एक पदी का उदाहरण है, न कि द्विपदी का उदाहरण, क्योंकि 4x स्क्वायर और 7x स्क्वायर ये दोनों समान पद माने जाते हैं। समान पद कहते हैं दोनों के अंदर सेम सर है और दोनों के ऊपर सेम टू सेम रहते हैं, इसलिए दोनों पद समान हैं, और दोनों समान पद होंगे तो उनको एक पद में ही काउंट किया जाता है। तो ये एक पदी का उदाहरण है, जब तक उसे असमान पद नहीं लिखोगे तब तक ये एक पदी का। यहाँ पर मैं यदि 7x लिखूंगा तभी यदि दो पदी का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्या समान है, ये दोनों संख्या समान है, यहाँ पर समान पद को एक पद ही काउंट किया जाता है। इस प्रकार द्विपदी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो। अगला दोस्तों देखिए त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद कहते हैं ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या तीन हो। यदि किसी बहुपद के अंदर पदों की संख्या दोस्तों तीन होती है, उस बहुपद को आप त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल में देखिए 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये तीनों पद अलग हैं, तीनों पद असमान पद हैं। इसका अर्थ है इनके अंदर तीनों पद अलग अलग हैं, इसलिए ये एक पद है, ये एक पद है और एक पद। इस प्रकार पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तीन है, तो ये एक त्रिपदी का उदाहरण। लेकिन यदि आप 6x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर करोगे तो ये दोनों समान पद है, समान पद होने के कारण ये एक पद माना जाएगा और ये एक पद माना जाएगा। इस प्रकार ये तीन पद का उदाहरण कंप्लीट नहीं है जब तक आप दूसरा कोई पद नहीं देखोगे। यहाँ पर मैंने 7 में लिखा, अब इनको आप त्रिपदी के अंदर मानोगे। इस प्रकार त्रिपद का अर्थ है पदों की संख्या तीन, पदों की संख्या दो, और एक पद का अर्थ है पदों की संख्या एक हो, उसे एक पद का उदाहरण माना जाता है। अगला रहेगा बहुपद का प्रकार घात के आधार। अगला रहेगा दोस्तों बहुपद का प्रकार घात के आधार।
बहुपद के प्रकार घात के आधार पर चार प्रकार बता दूंगा मैं। पहला बता दूंगा दोस्तों, यहाँ मैंने पहले लिख देते हैं घात के आधार, घात के आधार। बहुपद का प्रकार घात के आधार में पहला रहेगा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद के अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर रहेगा ऐसा बहुपद जिसमें घात एक, यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात एक हो उसे कोई घात कहते हैं, जो कि घात में बटा है। यदि किसी बहुपद की घात एक हो उसे आप रेखिक बहुपद कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल में देखिए, जैसे 7x + 4 यहाँ पर आप देखिए दोनों सदविपद एक एक घात है, इसका अर्थ है ये रेखिक बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पर मैंने 6x + 5 लिखा, ये भी एक रेखिक बहुपद का उदाहरण है। और रेखिक बहुपद के उदाहरण का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। व्यापक रूप होता है ax + b। एक रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है जहाँ पर किसी भी राशि की अधिकतम घात 1 होगी, उसको आप रेखिक बहुपद कहते हैं। अगला रहेगा दोस्तों द्विघाती बहुपद। अगला रहेगा दोस्तों द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं देखिए। दूसरा द्विघाती, द्विघाती नाम से पता चला है द्विघाती दो, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कहते हैं ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात, जिसमें अधिकतम घात दो। दोस्तों ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो होती है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। इनका व्यापक रूप देख लीजिए, व्यापक ax² + bx + c, ये एक द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में देखिए 6x² + 7x + 2। तो दोस्तों ये एक रेखिक द्विघाती बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इस बहुपद के अंदर सरासरी की अधिकतम घात कितनी है 2। इस प्रकार ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। अगला जो प्रकार रहेगा दोस्तों वो रहेगा त्रिघाती बहुपद। अगला रहेगा दोस्तों त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तीसरा प्रकार रहेगा दोस्तों त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद नाम से पता चला, देखना रेखिक के अंदर आपको याद रखना एक घात हुई, द्विघाती के अंदर दो घात हुई और त्रिघाती कहते हैं तीन घात। ऐसा बहुपद जिसमें तो दोस्तों अगला देखो त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 होती है दोस्तों, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है दोस्तों, व्यापक रूप होता है ax³ + bx + bx² + cx + d। इस प्रकार ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप देखिए अधिकतम घात के लिए 3, यहाँ पर x की घात 3 के गुणा होगा 1, x² का घात 3, x का गुणा c और जो d लिखा हुआ इसको असल पर बोला जाता है। इसका एग्जांपल में देखिए, तो x की घात 3 + 7x² + 2x + 5 ये त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। अगला दोस्तों रहेगा सबसे मोस्ट है, तो आपको याद रखना है असल बहुपद। असल बहुपद देखिए कैसा, अगला देखिए दोस्तों असल बहुपद। 4 नंबर में आपके रहेगा असल बहुपद। असल बहुपद, असल ऐसा बहुपद जिसकी घात, देखो दोस्तों हमने पहले एक घात वाला देखा, उसके बाद दो घात वाला देखा, उसके बाद तीन घात वाला देखा। एक घात वाला रेखिक होता है, दो घात वाला द्विघात होता है, तीन घात वाला त्रिघात होता है। अब यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात शून्य हो जाती है तो
उस बहुपद को असल बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य शून्य हो उसे असल बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में दी जैसे कि मैंने केवल 5 ये 5 एक असल बहुपद माना जाएगा क्योंकि यदि मैं यहाँ पर कोई सी राशि लिखूंगा और उसके ऊपर कोई भी जीरो लिखूंगा इसका अर्थ है x की पावर 0 का अर्थ है उसका वैल्यू 1 है और 5 के साथ 1 का गुणा करोगे इसका आंसर 5 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप x पर घात देखिए 0 इसको असल बहुपद माना जाए। जैसे कि मैं कोई इससे लिखना माइनस ये भी एक असल बहुपद का उदाहरण है और इसके लिए आपको मोस्ट बात याद रखनी है असल बहुपद के अंदर तो इसकी घात होती है इसकी घात ये ध्यान रखना इसकी घात शून्य होती है शून्य होती है। दूसरी बात इसके अंदर आपको ये याद रखनी है इसका गुणा तो इस असल बहुपद का असल राशि का जो गुणक होता है गुणक प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सबसे मोस्ट है याद रखना प्रत्येक वास्तविक विक संख्या होती है। ये दोस्तों बात आपको याद रखनी है किसी भी बोल सकता है कि असल बहुपद का मिश्र राशि का जो गुणक होगा वो क्या होगा दोस्तों गुणक होगा ऑल रियल नंबर होगा इसका अर्थ है प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी और इस असल बहुपद का जो घात रहेगी दोस्तों वो शून्य रहेगी हमेशा कैसा भी आप असल बहुपद होगे और उसका गुणक प्रत्येक रियल नंबर हो सकती है और उनकी घात किसी भी बहुपद के अंदर शून्य रहेगी। इस प्रकार बहुपद के प्रकार हुए घात के आधार पर और पदों के आधार पर। अगला रहेगा आपके पास बहुपद का शून्य। देखिए बहुपद का शून्य कैसे बताया जाता है। बहुपद का शून्य अगला रहेगा दोस्तों बहुपद का शून्य। शून्य का अर्थ है x का ऐसी वैल्यू यदि आप उस बहुपद के अंदर रखते हो और उस बहुपद की वैल्यू यदि मान शून्य आ जाए तो आपने जो x की वैल्यू रखी वही x की वैल्यू उस बहुपद का शून्यांक होगा। x बराबर किसी बहुपद px में यदि x बराबर k पर pk का मान शून्य प्राप्त होता है तो x बराबर a px का शून्यांक कहते दोस्तों x की ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद को शून्य बना लिए वही x की वैल्यू उस बहुपद का शून्यांक होगा। एग्जांपल में देखिए जैसे कि मेरे पास px बराबर x + 5 तो ये हमारे पास एक बहुपद है आप x की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इस शून्य बना रही है तो इनको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है इस बहुपद को शून्य के बराबर और इस प्रकार x + 5 बराबर 0 हो जाएगा 5 का पक्षांतर करोगे उत्तर आएगा -5 इसका अर्थ है px बराबर x + 5 जिसमें x की वैल्यू -5 ही है तो इस बहुपद को शून्य बना के इसका अर्थ है x बराबर -5 px का शून्य px का क्या है शून्य। तो किसी भी बहुपद का शून्य यदि आपको निकालना है वो रैखिक बहुपद है तो आपको क्या करना है ध्यान रखना उस बहुपद को शून्य के बराबर करो और x की जो वैल्यू आएगी वही उस बहुपद का शून्य। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना किसी भी बहुपद का शून्य की परिभाषा ध्यान रखना और आप बहुपद का शून्यांक निकालिए तो बहुपद का शून्यांक ओनली फॉर रैखिक समीकरण का यहां पर देखोगे ये आपके पास कोई द्विघाती समीकरण है आपका कोई द्विघाती समीकरण है त्रिघाती समीकरण है उनका शून्यांक अलग तरीके से निकलता है। तो यहां पर मैंने आपको केवल रैखिक बहुपद के शून्यांक की बात की है और द्विघाती त्रिघाती बहुपद होता है उनको शून्यांक निकालने का तरीका अलग रहेगा आपको वो मैं 2.2 के अंदर बताऊंगा। यहां पर आपके पास px बराबर x + 5 का शून्यांक निकालना है उस px को शून्य के बराबर करो जो x की वैल्यू आएगी वो उस बहुपद का शून्यांक होगा। अगला रहेगा शून्यांक की संख्या। शून्यांक की दोस्तों बहुपद में शून्यांक की संख्या दो आधार पर बताई जाती है एक तो उस बहुपद के ग्राफ के आधार पर एक उस बहुपद की घात के आधार पर। तो बहुपद की शून्यांक की संख्या दो आधार पर एक तो बताई जाती है ग्राफ के आधार पर उस बहुपद की ग्राफ कैसा प्राप्त होगा
दूसरी बताई जाती है घात के आधार। बहुपद की शून्यकों की संख्या दो आधार पर बताऊंगा, एक ग्राफ के आधार पर और एक घात। यहाँ पर इस क्लास के अंदर मैं केवल घात की बात करूंगा, ग्राफ की बात 2.1 के अंदर करूंगा। तो घात के आधार पर ये आपको शून्याक की संख्या बताऊं तो मैं एक साइड घात लूंगा, एक साइड शून्याक लूंगा। यदि किसी बहुपद की घात शून्य है तो उसका शून्याक बीजी होगा। यदि किसी यहाँ पर घात रहेगा वो अधिकतम रहेगा, अधिकतम। और घात 1 है तो उस बहुपद का शून्याक भी 1 रहेगा। घात 2 है तो उसका शून्याक भी 2 रहेगा। इस प्रकार डैश रहेगी। घात n है तो दोस्तों उस शून्याकों की संख्या भी कितनी रहेगी, n रहेगी। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मान लो आपके पास x² + 2, इसमें जो शून्याक रहेगा, शून्याक की संख्या यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतम घात 2 है तो उसमें शून्याकों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, 2 रहेगी। इस प्रकार बहुपद की शून्याकों की बात हुई और बहुपद के शून्याकों की घात के आधार पर किस प्रकार बताया जाता है। अगली क्लास में देखेंगे हमें शून्याकों की संख्या ग्राफ के आधार पर। धन्यवाद दोस्तों।